नमस्कार, चंद उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा को भी दी जन्मदिन की बधाई। धर्मनगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। 2027 कुंभ की तैयारियों पर साधु संतों से किया संवाद। कुंभ को भव्य बनाने का दिया भरोसा। विलुप्ति की कगार से वापसी, देहरादून के खेतों में फिर लहलहाई दून बासमती। जिला प्रशासन की पहल से पुनर्जीवित हुई, किसानों को मिला उचित मूल्य। विकासनगर यमुना नदी के बीच बने एक टापू पर फंसे पर्यटक। पुलिस और राहत टीम ने 5 लोगों को किया रेस्क्यू सुरक्षित। 3 युवतियां, एक महिला और एक किशोर शामिल। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में धुंध। केदारनाथ बद्रीनाथ की पहाड़ियां काली पड़ी। 4 से 5 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखंड भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस के बल पर देश की कई रियासतों का एकीकरण कर अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी। राष्ट्रहित के प्रति उनका अटल संकल्प, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए सरदार पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुयशपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित प्राचीन दक्ष प्रजापति दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और निर्बाध विकास की कामना की। मंदिर परिसर में साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, जैसे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव की नगरी हरिद्वार आकर उन्हें विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने की प्रेरणा देती है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु संतों से विस्तृत संवाद किया और कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए समय रहते ठोस योजनाओं पर काम करने का भरोसा दिया। महादेव की नगरी में जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन, प्रशासन, सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का
पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद उत्तराखंड भाजपा संगठन भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री की माने तो भाजपा संगठन पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और आने वाला भविष्य युवाओं का है। लिहाजा इस बार केंद्रीय संगठन ने युवा के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी बताई गई जो संगठन आधारित पार्टी है और यहां हर किसी को उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। लिहाजा उनकी नियुक्ति को लेकर देश भर में युवाओं में खुशी का माहौल है। 45 वर्ष के श्री नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया है। ये एक प्रशंसनीय है। इससे काफी युवा उत्साहित हैं और युवाओं को एक प्रेरणा भी इससे प्राप्त होती है कि कहीं ना कहीं अगर हम काम करेंगे तो पार्टी हमको आगे बढ़ाने का काम करेगी और हमारे भी ऊपर भी जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसका निर्वहन हम बखूबी से करेंगे। ऐसा एक प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलती है। तो हम इस उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित हुए हैं उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के इतिहास को दागदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने इतिहास को देखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के काले इतिहास से बदबू बहुत आती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय इमरजेंसी लगाकर देश को अस्थिर करने का काम किया गया था, लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने कांग्रेस से प्रश्न पूछते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी थी। कांग्रेस ये बताए कि भारत टूटा कब था। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने दिल्ली में हुई रैली को भी फ्लॉप करार दिया। फरवरी के महीने से शुरू होने वाले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भाजपा मंगलौर मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारियों की एक बैठक हुई। बैठक में हर कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि अपने अपने वार्ड में जनता से मुलाकात करें और जिस किसी का दो जगह वोट है, या किसी की बेटी की शादी हो या किसी की मृत्यु हो गई हो और उसका वोट अभी यहीं पर है, तो इस तरह के वोटों को चिन्हित कर इसकी सूचना बीएलओ को दे, ताकि समय रहते फर्जी वोटरों पर लगाम लगाई जा सके। मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता के द्वारा बताया गया कि आज की बैठक एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर की गई है, जो फरवरी के महीने से शुरू हो जाएगी। कि आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर यह बैठक थी। इसमें आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर को होने वाले जन्म दिवस कार्यक्रम को लेकर और जो अब फरवरी माह में उत्तराखंड राज्य में एसआईआर का काम चालू होने वाला है, उसको लेकर यह बैठक थी। उसमें सभी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बीएलए 2 के रूप में अपने अपने बूथ पर जाकर कार्य करें। कोई भी फर्जी वोट है वो ना बन पाए, और किसी का अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बेटी की शादी हो गई, वो उधर चली गई है, दूसरी जगह चली गई है, तो उसका वोट कटवाने पर अपना ध्यान किया जाए। कोई भी फर्जी वोट ना रहे, आपने बिल्कुल फेयर रहे, कोई हमें फर्जी ना बनाना है, ना किसी का फर्जी है तो उसे कटवाएं। बस इसी बात को लेकर ये बैठक की गई है। देखिए, आज हमारे इस मंगलौर मंडल के जो हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो इसमें मंडल में निवासरत हैं, उनकी सबकी मीटिंग थी और मीटिंग में चर्चा हुई। जो हमारा एसआईआर का विषय चल रहा है उसके विषय पर आज यहाँ पर बातचीत हुई है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि जो फर्जी वोट्स हैं, जिनका कई कई जगह पर वोट्स है और जिनका किसी वजह से जो अब इस दुनिया में नहीं है और वोटिंग उनके चलते आ रहा है, तो एक जो फर्जीवाड़ा चलता आ रहा है वोटिंग में, जो हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर भी जो प्रक्रिया चल रही है, वो हमारे उत्तराखंड में जल्द शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज ये मीटिंग थी एसआईआर को लेकर। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत 249 करोड़ 56 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। ये राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को दी गई है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर वाहन चेकिंग के दौरान नेपाल बॉर्डर के स्ट्रांग फॉर्म बनबसा के निकट खटीमा टनकपुर हाईवे पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित 3 नशा तस्करों से 799 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि स्मैक तस्करी में सूरजदीप सिंह के कब्जे से 263 ग्राम, करनैल सिंह के कब्जे से 266 ग्राम, गुरमीत सिंह उर्फ मिता के कब्जे से 271 ग्राम स्मैक बरामद की गई। नशा तस्करों ने बताया कि वो लखीमपुर खीरी से सतनाम सिंह से स्मैक लेकर आते थे और नेपाल में चोर रास्ते से इस स्मैक की सप्लाई करते थे। सतनाम सिंह उनके गिरोह का सरगना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड के मिशन में लगातार चंपावत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र की टीम तथा एसओजी की टीम और बनबसा थाने की टीम में लगातार चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग करते समय 14 दिसंबर 2025 को 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 799 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है। इन तीनों व्यक्तियों के नाम सूरजदीप सिंह, करनैल सिंह और गुरमीत सिंह हैं। ये तीनों ही लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी राजधानी देहरादून की पहचान रही मशहूर दून बासमती धान अब एक बार फिर खेतों में लहलहाने लगी है। जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल और मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशन से इस पारंपरिक और सुगंधित धान को नया जीवन मिला है। कभी देहरादून के किसानों की शान रही दून बासमती बीते वर्षों में घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चली थी, लेकिन अब जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका से इसका पुनर्जीवन साकार होता दिख रहा है। देहरादून के सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 किस्म की खेती को दोबारा अपनाया है। साथ ही अन्य किसानों को भी आगामी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देहरादून जिला परियोजना प्रबंधक यानी कि रीप कैलाश भट्ट ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की पहल किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लाभकारी साबित हुई है। किसानों द्वारा ही दून बासमती का मूल्य 65 रुपये प्रति किलो तय किया गया, जिससे उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सका। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विलुप्त हो रही इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ ये परियोजना शुरू की गई है। दून बासमती को पारंपरिक तरीके से पुनः स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक ठोस कार्य योजना तैयार कर जमीनी स्तर पर अमल किया। हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज़्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोर्ट में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। देहरादून पहले के टाइम में दून बासमती के लिए बहुत जाना जाता था, बट इन द रिसेंट ईयर्स उसका थोड़ा जो ख्याति थी वो थोड़ी सी शीन आउट हो रही थी। तो उसी क्रम में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, रिवाइवल ऑफ दून बासमती राइस इन डिस्ट्रिक्ट देहरादून। तो उसको हमने प्रॉपर रिवाइव करने के लिए एक कार्य योजना बनाई। तो इसमें हमने सबसे पहले तो वो किसान आइडेंटिफाई करें जो ट्रेडिशनली यहाँ पे दून बासमती उगा रहे थे, स्पेशली सहसपुर विकासनगर ब्लॉक में ये ज़्यादा होती थी।
फिर हमने उनके साथ फील्ड में जाके गोष्ठियाँ करी, उनसे समझा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसको हम कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि दून बासमती एक महक होती थी, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही आती थी, तो वो उन्होंने हमें बताया। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रेलवे पुलिस ने बांद्रा एक्सप्रेस की चेन पुलिंग होने की जांच के दौरान अफगानिस्तान के नागरिक को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। विदेशी नागरिक देवबंद में दारुल उलूम में पढ़ाई कर रहा था। 4 साल पहले उसका वीजा समाप्त हो चुका था। अवैध रूप से देश में रहने के मामले में रेलवे पुलिस बल की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रविवार की शाम देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में रुड़की के पास चेन पुलिंग हो गई। सूचना पर रेलवे पुलिस बल की टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान टीम ने ट्रेन में सवार एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने अपना नाम अफगानिस्तान के कंधार का निवासी नजीबुल्लाह बताया। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दू चौड़ के गांवों से लेकर नेशनल हाईवे तक जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों के आबादी क्षेत्र में प्रवेश करने से जहां एक तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि हाथियों सहित अन्य जंगली जानवरों को आबादी बहुल क्षेत्रों में आने से रोका जाए, ताकि जनधन और फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पूरे मामले पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बांगरी ने बताया कि हाथियों को आबादी क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। जो भी जानवर हैं वो कुछ डिवीजन को मानते नहीं, उनकी कोई बाउंड्री फिक्स होती नहीं डिवीजन में, इसलिए हमारी जो भी कार्य योजना होती है वो सारी ही दूसरे डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट करके ही होती है। तो हमारा लगातार उनसे संपर्क में है, उनसे भी उनके भी जो क्षेत्र है उनके द्वारा भी वहाँ फेंसिंग कराई जा रही है, हमारे क्षेत्र में हमारे द्वारा फेंसिंग कराई जा रही है। और जो स्थान है कॉमन स्थान पे ये डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे कंबाइंड पेट्रोलिंग भी की जा सके, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी दुर्घटना से हम बच सकें। हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बरेली रोड स्थित बालाजी मोटर्स शोरूम से 3 स्कूटी चोरी होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि शोरूम का पूर्व कर्मचारी हिमांशु ही था। आरोपित ने शोरूम की गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। टीपी नगर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी की गई 3 स्कूटी बरामद कर ली। द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव तांसीपुर में मंगलौर भगवानपुर बाईपास के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र 40 वर्ष के लगभग है, लेकिन मृतक कौन है और कहां का रहने वाला है इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
एक सूचना पे जो भगवानपुर मंगलोर का जो हाईवे है उसके पास एक अज्ञात शव के होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मेरे द्वारा एसपी देहात सर द्वारा और कोतवाल मंगलोर द्वारा और मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जो है घटनास्थल का मुआयना किया है और इस संबंध में जो भी चीज़ें हैं आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है और जो भी चीज़ें इसमें आगे आएंगी उसमें देखा जाएगा। बाकी पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस व्यक्ति को कोई भी पहचानता है तो उसके बारे में बता सकता है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर फिलहाल राहत भरी स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अगले 1-2 दिन तक घने कोहरे की संभावना बहुत कम है। हालांकि सुबह और देर रात के समय हल्का कुहासा देखने को मिल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में भी खासतौर पर नदियों के आसपास सुबह के समय हल्का कोहरा या कुहासा बनने की संभावना है, लेकिन ये ज्यादा घना नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बनने वाली विशेष कोहरे की बेल्ट का प्रभाव फिलहाल उत्तराखंड के मैदानी और तराई क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन नहीं देखेगा। पाले को लेकर भी स्थिति सामान्य है। करीब 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में इक्का दुक्का जगहों पर पाला पड़ सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पर पाले की संभावना फिलहाल नहीं है। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की बहुत ज़्यादा 1-2 दिन संभावना नहीं है। हल्का कोहरा या कुहासा सुबह या देर रात के समय हो सकता है। ऐसी जो वैलीज हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर सुबह के टाइम पे थोड़ा जो है कुहासा या कोहरा देखने को मिल सकता है नदियों के आसपास। लेकिन अभी विशेष जो है बेल्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे एस्टेब्लिश होती है उत्तराखंड के फुटहिल्स के अलाउंग, उसकी अभी 2-3 दिन संभावना नहीं है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।